हेलो। हाँ, आवाज आ रही है सभी को? जी सर। अच्छा अच्छा। बोर्ड दिखाई दे रहा है स्पष्ट? हाँ सर। अच्छा अच्छा। कोई दिक्कत आवाज में? कोई नहीं दिक्कत तो सर। नहीं है ना? अच्छा, चलो नो ठीक है। प्रॉब्लम सर। अच्छा, तो शुरू करें अपन अब। हाँ जी। ऑल डियर स्टूडेंट, सभी आप सबसे पहले आप सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। मेरे सभी शेर और शेरनियों को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आप सभी से सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि अपने स्कूल के जितने भी विद्यार्थी हैं उन सभी को इस बात की इंफॉर्मेशन दे दो आप कि अपनी ऑनलाइन क्लासेज स्टार्ट हो चुकी है। डियर स्टूडेंट, मैं आप सभी से यही कहना चाहूंगा कि हमें जो ये समय मिल रहा है ना, तो इस समय को हमको दोनों हाथों से लेना है, एक हाथ से नहीं। भाई अपन को टाइम ये जो मिल रहा है ना, आपको पता है प्रेजेंट टाइम में हम बाहर ज्यादा बाहर भी नहीं जा सकते। ठीक है भाई, क्योंकि अभी कोरोना कम हुआ है लेकिन पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है। लेकिन अगर घर बैठे अपन को ये सुविधा मिल रही है तो हमको दोनों हाथों से इस मौके को उठाना है। मैंने ये देखा है बहुत कम स्टूडेंट तो जुड़ रहे हैं, तो आप सभी से मैं यही कहना चाहूंगा कि आपके जितने भी फ्रेंड हैं जो अपने स्कूल में पढ़ते हैं उन सभी से ये कह दो कि अपनी तीनों क्लास की जो प्रेजेंट में अभी चल रही है आपकी केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ, ठीक है भाई, इन तीनों की क्लास रेगुलर आपकी क्लासेस चलेगी आगे आगे भी। तो आप सभी से यही कहना चाहूंगा कि आप कंटिन्यू इस क्लास को अटेंड करें, क्योंकि अभी आप रिलैक्स रूप में अपन पढ़ रहे हैं, प्रत्येक चीज को बारीकी से पढ़ सकते हैं। क्यों पढ़ सकते हैं? क्योंकि हमारे पास पर्याप्त टाइम है अभी। कहीं ऐसा नहीं हो पिछली साल की तरह कि लास्ट में मूवमेंट में स्कूल का कोई खुलने फिर बाद में आपको भी सिलेबस कंप्लीट करने में बहुत दिक्कत आए। भाई ये तो मान के चलो कि सिलेबस तो कंप्लीट करना है। अब सिलेबस आप कंप्लीट करोगे तो उसके लिए टाइम भी तो चाहिए, और अपने पास अगर अब हम अभी स्टार्ट करते हैं तो अपने पास पर्याप्त समय रहेगा, और यदि पर्याप्त समय रहेगा तो हम आसानी से प्रत्येक चीज को क्लियर कर सकते हैं। तो मेरे आप सभी स्टूडेंटों से यही कहना है, जितने भी स्टूडेंट है अपने, उन सभी को ये इन्फॉर्म कर दो कि हमारी जो क्लास है 9 बजे से स्टार्ट हो जाती है, फिर इसके बाद फिजिक्स की, इसके बाद मैथ की। तो कंटिन्यू क्लास अटेंड करो, जो भी सर आपको होमवर्क दे रहे हैं उसको कंटिन्यू करो। यदि आपको किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम आती है तीनों सब्जेक्ट में, तो आप जो इसमें चैट बॉक्स है उसमें लिख दो, सर हमको ये चीज समझ में नहीं आई। ठीक है भाई, या पर्सनली जो सर के नंबर हैं, ठीक है भाई, तीनों सर के नंबर आपके पास होंगे, उनके पास आप मैसेज कर सकते हो, सर इस चीज को आप दोबारा रिपीट कर दो, ताकि आपको प्रत्येक चीज क्लियर हो सके। ठीक है डियर, तो मैं आप सभी से यही कहना चाहूंगा कि आपको जो ये टाइम मिल रहा है इसका आप सदुपयोग करें और प्रत्येक चीज को आसानी से क्लियर करें। ओके डियर, तो अपन शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर अपन बात करें अब तक जो अपन पढ़ चुके हैं इसमें, ठीक है डियर, अपन ने जो लास्ट टॉपिक पढ़ा था इसमें पढ़ा था आणविक ठोस के प्रकार। क्या पढ़ा था डियर स्टूडेंट? आणविक ठोस के प्रकार। तो आणविक ठोस के प्रकार के बारे में सिंपल सी मैंने आपको जानकारी दे दी थी। ठीक है भाई, बात कर रहा हूं आणविक ठोस की, जो कि हमारा चौथा प्रकार है। ठीक है भाई, कौन सा प्रकार है? चौथा, आणविक ठोस। हाँ जी, चौथा प्रकार कौन सा है मेरा? आणविक ठोस। तो आणविक ठोस के बारे में मैंने सिंपल सी जानकारी आपको यह बताई थी कि जो आणविक ठोस होते हैं डियर, वो कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। नंबर 1 मैंने बताया था आपको अध्रुवीय, अध्रुवीय आणविक ठोस, अध्रुवीय आणविक ठोस। ठीक है। नंबर 2 मैंने आपको बताया था इसमें ध्रुवीय आणविक ठोस, ध्रुवीय आणविक ठोस। ठीक है भाई, और नंबर 3 मैंने आपको बताया था, नंबर 3 मैंने बताया था हाइड्रोजन बंधित, हाइड्रोजन बंधित, हाइड्रोजन बंधित या हाइड्रोजन आबंधित भी बोल सकते हो। कहीं आप बोलो तो इसको हम ये भी बोल सकते हैं हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस, आणविक ठोस। ठीक है भाई, इससे पहले हम 3 ठोस के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। पहला ठोस हमने पढ़ा था आयनिक ठोस, दूसरा हमने पढ़ा था धात्विक ठोस, और तीसरा ठोस जो हमने पढ़ा था वो हमने पढ़ा था सहसंयोजक। ये हमारा लास्ट प्रकार है, किसके आधार पर? बंधन बल के आधार पर या आकर्षण बल के आधार पर। ठीक है डियर, अब बात करते हैं आणविक ठोस के बारे में। अपन बात कर रहे थे तो जनरली थोड़ी सी जानकारी मैंने आपको इसके बारे में दे दी थी। क्या दे दी थी? अगर अपन बात करें जो ध्रुवीय आणविक ठोस की अगर बात करें और अध्रुवीय आणविक ठोस, तो इनके बारे में जानने के लिए मैंने आपको यह बोला था कि हमको
अणु के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि अणु जनरली कितने प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है डियर अध्रुवीय अणु, ठीक है भाई, एक तो होता है अध्रुवीय अणु, ठीक है भाई, और एक होता है आपका ध्रुवीय अणु। एक तो क्या होता है डियर स्टूडेंट, अध्रुवीय अणु, और एक क्या होता है ध्रुवीय अणु, ठीक है भाई। ये 2 अणु होते हैं भाई। इनके बारे में यदि हमको जानकारी होगी तभी तो हम इनको अच्छी तरह से समझ सकते हैं, ठीक है भाई। तो इनके बारे में मैंने आपको हल्की जानकारी ये दी थी। एक तो जनरली हम इनको अगर सिंपली रूप से अगर पहचाने, ठीक है भाई, आसान तरीका मैंने ये बताया था कि यदि समान परमाणु हो, ठीक है भाई, समान परमाणु हो, ठीक है भाई, तो हम उसको बोलेंगे क्या, अध्रुवीय अणु। और जहां असमान परमाणु आपस में मिलकर बने हो, असमान परमाणु, असमान परमाणु, ठीक है भाई। भाई आपको ये तो पता है, क्या पता है कि आणविक ठोस में अवयवी कण क्या होते हैं, अणु, और अणु का निर्माण क्या होता है, कैसे होता है, 2 या 2 से अधिक परमाणुओं से मिलकर होता है, ठीक है डियर। अगर बात करें अध्रुवीय अणु की बात करूं तो समान जो परमाणु होते हैं उनसे अध्रुवीय अणु का निर्माण होता है। जो असमान परमाणु होते हैं वो उनसे किसका निर्माण होता है, अध्रुवीय अणु का। लेकिन डियर मैंने आपको बताया था ये जो अपने तरीका बताया ये 70 से 80% तक सही होता है भाई, 70 से 80% तक सही होता है। सर ऐसा क्यों, क्योंकि कई जगह ये नियम हमारा काम नहीं करता। ये एक सिंपल सा तरीका है पहचानने का, ध्रुवीय और अध्रुवीय। फिर सर ऐसा कौन सा तरीका अगर अपन बात करें जो कि 100% पूरी तरह से सही है, तो डियर स्टूडेंट इसके बारे में मैंने आपको बताया था। इसके लिए आपको जानना होगा द्विध्रुव आगुण। क्या डियर, द्विध्रुव आगुण। किसके बारे में जानना होगा, द्विध्रुव आगुण के बारे में आपको जानना होगा, ठीक है भाई। अगर अपन सिंपल सी बात करें द्विध्रुव आगुण, जिसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से, ठीक है भाई, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था द्विध्रुव आगुण क्या होता है कि म्यू बराबर, क्या भाई, म्यू बराबर Q इंटू डी, म्यू बराबर Q इंटू डी। इसका मतलब क्या हो गया, यानी द्विध्रुव आगुण जो होता है वो आवेश एवं दूरी के गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है भाई। तो इसे अपन ने बोला था द्विध्रुव आगुण। इसके बारे में हम 11th क्लास में पढ़ चुके हैं, और वो भी पढ़ चुके हैं लेसन नंबर 4। मैंने आपको बताया था लेसन नंबर 4 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कि हमारे आगे जाकर बहुत काम आएगा। इसलिए अपन ने उसको पढ़ने के लिए बहुत डिटेल से टाइम लिया था, अपन ने काफी टाइम लिया था, ठीक है भाई। तो अगर बात करें द्विध्रुव आगुण के बारे में आप समझ गए। अब बात करें किस प्रकार अपन पहचानेंगे, तो डियर स्टूडेंट मैंने ये बताया था कि यदि अध्रुवीय अणु, ठीक है, आपको कैसे पता चलेगा ये अध्रुवीय अणु है कि ये अणु कैसा है, ध्रुवीय अणु है। तो इसके लिए एक मैंने सिंपल सी बात आपको बताई थी। क्या बताई थी, मैं इसको इधर लिख देता हूं ताकि आपको स्पष्ट नजर आए, ठीक है भाई। ये तो जानकारी हमको मिल गई। हाँ जी, अगर अपन बात करें इसमें कि अध्रुवीय कैसे, यदि मान लीजिए म्यू बराबर क्या हो डियर स्टूडेंट, 0, यानी म्यू का मान क्या हो, 0 हो, तो उस समय अगर अपन बात करें वो अणु कौन सा होगा आपका, अध्रुवीय अणु। जिस अणु का मैं अगर बात करें, जिस अणु में अणु का मान, किसका मान, म्यू का मान क्या हो डियर स्टूडेंट, 0, तो उसे अपन बोलेंगे अध्रुवीय अणु। क्या बोलेंगे डियर स्टूडेंट, अध्रुवीय अणु। और अगर बात करें म्यू बराबर 0 नहीं हो, यानी 0 से ज्यादा हो, 0 नहीं होना चाहिए, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, ठीक है भाई। तो ऐसे अणु को अपन बोलेंगे डियर स्टूडेंट ध्रुवीय अणु। क्या बोलेंगे, ध्रुवीय अणु अपन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ध्रुवीय अणु। तो क्लियर है, यदि आपसे यदि कोई पूछे ध्रुवीय अणु और अध्रुवीय अणु, तो अपन को बताना है किस आधार पर बताना है, द्विध्रुव आगुण के आधार पर। क्लियर है, ये बात अपनी क्लियर हो गई। अब अपन ने कैसे किया इसके बारे में आपको डिटेल से बता चुका हूं, ठीक है भाई। तो अगर अपन बात करें H2 की मैं बात करता हूं, तो आपको ये पता है H2 इस तरह से होता है, इनके मध्य सहसंयोजक बंध होता है, यानी इलेक्ट्रॉनों का साझा करते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन ये हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन ये हो गया। अब क्या करेगा, ये दोनों की अपन देखते हैं विद्युत ऋणता, ठीक है भाई। दोनों की जो विद्युत ऋणता है वो क्या होती है डियर स्टूडेंट, बराबर होती है। इसके कारण ये इलेक्ट्रॉनों को एक आकर्षित नहीं कर पाएंगे। भाई बराबर ताकत है ना, मैंने आपको जनरली के एग्जांपल बताया, यानी 2 व्यक्ति है जिनके पास बराबर एनर्जी है, तो क्या उस वस्तु को खींच पाएंगे, नहीं खींच पाएंगे, क्योंकि एनर्जी बराबर, तो ये बीच में रह जाएगा। इसके कारण क्या हो जाएगा, इस हाइड्रोजन पर भी 0 आवेश आ जाएगा, और इस हाइड्रोजन पर भी क्या आ जाएगा, 0 आवेश आ जाएगा। तो 0 आवेश आने के कारण आप ये समझ सकते हो कि यहां पर यदि कोई आवेश ही नहीं आएगा तो Q का अगर मान अपन 0 रखेंगे
तो द्विध्रुव आघूर्ण भी क्या आएगा, 0 आएगा। अगर सवाल में हमको इसका मान दिया होता है जो दूरी होती है, ठीक है, जब अपन को द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करना है, अभी अपन को इतने डिटेल नहीं पढ़ना है, आप फिजिक्स में भी इसको पढ़ोगे, ठीक है, ये केवल जनरली आपको समझाने के लिए चीजें मैंने बताई, ठीक है डियर। तो ये आपके क्लियर हो गया ध्रुवीय अणु और अध्रुवीय अणु अपन किस प्रकार पहचान सकते हैं, ठीक है भाई। अब बात करते हैं इसमें अपन पहला प्रकार, ठीक है भाई। ये जनरली बात मैंने कल बता दी थी, लेकिन आज और कुछ इस नए स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, तो उनके लिए दोबारा मैंने इसको रिपीट किया है ताकि चीजें आपके लिए आसान हो जाए, ठीक है भाई। हाँ जी, अब बात करते हैं अपन इसमें पहला प्रकार। पहला प्रकार कौन सा है इसमें डियर स्टूडेंट, अध्रुवीय। कौन सा है डियर स्टूडेंट, अध्रुवीय आणविक ठोस। अध्रुवीय आणविक ठोस की बात अगर अपन करें, क्या होता है अध्रुवीय आणविक ठोस, है ना। अध्रुवीय आणविक ठोस की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले सिंपल सी बात, आपको ये तो पता है आणविक ठोस में अवयवी कण क्या होते हैं डियर स्टूडेंट, अणु होते हैं भाई। ये तो अपने स्टार्टिंग में पढ़ चुके हैं ना अपन, क्या पढ़ चुके हैं कि अध्रुवीय आणविक ठोस में, सॉरी आणविक ठोस में अपने अवयवी कण क्या होते हैं, अणु होते हैं। लेकिन यहां पर क्या जुड़ा हुआ है डियर स्टूडेंट, अध्रुवीय, तो इसका मतलब इसमें जो अणु होंगे वो कैसे होंगे, अध्रुवीय अणु। कैसे होंगे डियर स्टूडेंट, अध्रुवीय अणु। तो सिंपल सी बात ये है कि अध्रुवीय आणविक ठोस में अवयवी कण जो होंगे वो कौन होंगे डियर स्टूडेंट, अवयवी कण जो होंगे वो क्या होंगे, अध्रुवीय अणु। भाई अणु तो होते ही हैं, अवयवी कण किसमें, आणविक ठोस में, लेकिन अपन प्रकार की बात करें अध्रुवीय, तो अध्रुवीय तो इसमें अणु भी कैसे होंगे, अध्रुवीय अणु, ठीक है भाई, ये क्लियर हो गए। अब बात करते हैं अध्रुवीय अणु के मध्य कौन सा आकर्षण बल पाया जाता है। भाई जो आकर्षण जो बल पाया जाता है वो कौन सा बल पाया जाता है, तो डियर स्टूडेंट इनमें जो आकर्षण बल पाया जाता है वो दुर्बल आकर्षण बल पाया जाता है, जिसको अपन बोलते हैं वान डर वाल बल। इसको भी मैंने 11th क्लास में आपको समझाया था, वान डर वाल बल जो कि दुर्बल बल होता है, दुर्बल आकर्षण बल होता है, ठीक है भाई। तो अगर अपन बात करें कौन सा पाया जाता है इसमें वान डर वाल बल, तो वो होता है प्रेरित द्विध्रुव, प्रेरित द्विध्रुव। फिर आप दोबारा लिख सकते हो इसको, प्रेरित द्विध्रुव, द्विध्रुव वान डर वाल बल, वान डर वाल बल। यानी इनमें जो आकर्षण बल पाया जाता है डीएसडीएन वो क्या पाया जाता है, प्रेरित द्विध्रुव, प्रेरित द्विध्रुव वान डर वाल बल। यानी एक तरह का ये वान डर वाल बल है, ये प्रकार है इसका, ठीक है भाई। कैसा बल होता है, ये दुर्बल होता है। कैसा होता है डीएसडीएन, दुर्बल होता है। तो सिंपल सी बात करें, अगर अध्रुवीय अणु की मैं बात कर रहा हूं, अध्रुवीय अणु की, तो इनके मध्य जो आकर्षण बल पाया जाएगा वो कैसा पाया जाएगा, दुर्बल। कौन सा, प्रेरित द्विध्रुव, प्रेरित द्विध्रुव वान डर वाल बल, ठीक है भाई, क्लियर है। अगर बात अपन करें इसमें, अब इसके एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था, एग्जाम्पल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में आते रहते हैं, इनके अकॉर्डिंग अपन को पहचानना है, ठीक है भाई। तो जनरली अगर अपन बात करें तो H2 इसका एग्जाम्पल हो सकता है, अरे हो सकता है ना एग्जाम्पल, क्योंकि अगर अपन बात करें इसका भी अपन ने देखा था, द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, शून्य होता है। और जिनका द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होगा वो किस में आएंगे, अध्रुवीय अणु में। जिनका द्विध्रुव का मान कुछ हो सकता है जैसे 1 2 3, वो किस में आएंगे, ध्रुवीय अणु में, ठीक है भाई, क्लियर है। हाँ जी, H2। लेकिन आपको यह भी पता है H2 गैस होती है, तो आप जब भी ये एग्जाम्पल लिखोगे तो इसमें एक सिंपल सी चीज आपको लिखनी है कोष्टक में, S। क्या लिखनी है डियर स्टूडेंट, S। सर ऐसा क्यों, S आप क्यों लिखे हो, क्योंकि S सॉलिड अवस्था में, यानी हम ये जो ले भाई ठोस है ना, ठोस तो सॉलिड ही रहेंगे, तो ये सिंबल ये बता रहा है कि ये जो H2 है ये किस रूप में ले रहे हैं अपन, सॉलिड रूप में ले रहे हैं, ठोस अवस्था में ले रहे हैं, ठीक है भाई। हाँ जी, H2 हो गया। इसके बाद अपन बात कर सकते हैं Cl2। इसके नीचे भी अपन क्या लिखेंगे, यहां भी क्या लिखेंगे, S, यानी Cl2 गैस होती है आपकी, इसको भी S के रूप में अपन लिखेंगे। ऐसे अपन बात करें ब्रोमीन, Br2, इसको अपन S के रूप में इस तरह से लिख सकते हैं। हाँ जी, ये हो गया एग्जाम्पल। हाँ जी, इसके बाद अपन बात कर सकते हैं CH4 यानी मैथेन, ठीक है भाई। मैथेन में अगर बात करें, ये जितने भी मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूं इन सभी में द्विध्रुव आघूर्ण का मान क्या होता है डियर स्टूडेंट, शून्य होता है। क्या होता है, शून्य, यानी 0। तो अगर बात करें मैथेन की, मैं बात करूं मैथेन में भी द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा भाई, शून्य होगा, क्योंकि देखो यहां पर हाइड्रोजन 4 है, कार्बन की संयोजकता 4 होती है, दोनों तरफ अगर बात करें बराबर इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होगी, ठीक है भाई। तो इन पर आवेश क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये भी क्या है आपका अध्रुवीय अणु। हाँ जी, और एग्जाम्पल बात करें, जैसे कि मैं बेंजीन का एग्जाम्पल ले सकता हूं, C6H6,
सॉलिड में। तो आप देख रहे हो हाइड्रोजन भी 6, कार्बन भी 6, तो इस तरह से इसमें भी जो आवेश आएगा वो क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है भाई, हाँ जी। और एग्जाम्पल अगर बात करें अपन CO2, क्या बात करें, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। अब बहुत से स्टूडेंटों के मन में कंफ्यूजन हो रहा होगा, सर इसमें आप ये देख रहे हैं इसमें समान परमाणु नहीं है, इसमें भी असमान परमाणु है दो। भाई इसमें समान, इसमें कार्बन हाइड्रोजन, इसमें भी कार्बन और हाइड्रोजन, फिर आपने इसको अध्रुवीय अणु में क्यों रख दिया। डियर स्टूडेंट, मैंने आपको ये बताया है कि अपन को क्या देखना है, द्विध्रुव आघूर्ण का मान देखना। तो द्विध्रुव आघूर्ण का मान 0 होता है। अगर मैं CO2 की बात करता हूं तो CO2 का अपन इस प्रकार, अपन ने याद हो आपने लेसन नंबर 4 में इस प्रकार इसकी संरचना बनाई थी। तो अगर अपन बात करें इस तरीके से, तो यहां पर इसका अगर बात करें, यहां पर जब इसका अपन सदिश योग करते हैं, आप फिजिक्स में पढ़ते होंगे सदिश अदिश योग, ठीक है, जब इसका योग करते हैं तो 180 डिग्री मान आता है। जब इसके परिणामी सदिश का मान 180 डिग्री होता है, ये द्विध्रुव आघूर्ण के नियम है डियर, आपने 11th क्लास में नोट किए होंगे। यदि सदिश योग आता है 180 डिग्री तो द्विध्रुव आघूर्ण का मान 0 होता है। तो ये ध्यान रखना, अगर CO2 आपको मिल जाए तो उसको ध्रुवीय अणु में न रखकर किस में रखना है, अध्रुवीय अणु में। कोई पूछे क्यों रखा है इसको, अगर अपन बात करें अध्रुवीय में, क्योंकि इसका द्विध्रुव आघूर्ण का मान क्या होता है डियर स्टूडेंट, 0 होता है। ठीक है भाई, हाँ जी। और एग्जाम्पल अगर अपन बात करें, ये सभी एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं डियर स्टूडेंट एग्जाम। ठीक है भाई, एक बात करें आपकी उत्कर्ष गैस, यानी जितनी भी इनर्ट गैस है, जितनी भी अक्रिय गैस है, अगर बात करें वो सभी किसके अंतर्गत आएगी, अध्रुवीय। किसके अंतर्गत, अध्रुवीय। कैसे, जैसे आपको ये पता है, जैसे हीलियम की मैं बात करूं, सर हीलियम तो परमाणु हो गया, जनरली अपन इसको ये मान लेते हैं, ये अपन को पता है ये परमाणु है, ठीक है भाई, लेकिन अपन ने इसको मान लिया, जस्ट इमेजिन कर लिया कि ये क्या है भाई, क्या अणु है। तो अणु में अपन देख रहे हैं इसमें कोई आवेश नहीं, इसलिए अगर अपन बात करें उत्कर्ष गैसों को भी भाई कोई आवेश नहीं होता है, इसके कारण अपन बात करें अध्रुवीय के अंतर्गत रखा गया। तो जितनी भी उत्कर्ष गैस है, कुछ के मैं नाम लिख देता हूं, जैसे कि हीलियम हो गया, लेकिन ये ध्यान रखना सबके नीचे आपको क्या लिखना है, H, यानी सभी किसमें होती है, सॉलिड। ठीक है भाई, ये हो गया H। इसके बाद आपको पता है नियोन, इसके बाद पता है आपको आर्गन। ठीक है भाई, इसके बाद अपन बात कर सकते हैं रेडॉन, इसके बाद अपन बात कर सकते हैं केप्टॉन। ठीक है भाई, ऐसे जितनी भी नट गैस है, 6 जो नट गैस है, वो सभी किसके अंतर्गत आएगी, इसके अंतर्गत। ठीक है भाई, तो सिंपल सी बात हो गई। यदि आपसे पूछा जाए अध्रुवीय आणविक ठोस क्या है, कि इन ठोसों में अवयवी जो कण होते हैं वो अध्रुवीय अणु होते हैं। सिंपल सी बात लिख दी हमने। दूसरी बात क्या लिखेंगे, इन अणुओं के मध्य दुर्बल आकर्षण बल कौन सा पाया जाता है, प्रेरित द्विध्रुव वंड बल पाया जाता है। उदाहरण की बात करें तो H2 Cl2 Br2 CH4 C6H6 CO2, और बात करें उत्कर्ष गैस, ये सभी किसके एग्जाम्पल है डियर, अध्रुवीय आणविक ठोस। तो अच्छी तरीके से आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। अब अपन पढ़ते हैं इसमें सेकंड। ठीक है भाई, बहुत सिंपल टॉपिक है। देखो कोई भी टॉपिक अगर अपन इजीली समझेंगे, बारीकी से समझेंगे तो आसान है, और अगर अपन उसको ये बोलेंगे कि भाई हमारे ये समझ में नहीं आ रहा, तो वो चीजें काफी टफ हो जाती है। ठीक है भाई, बहुत सिंपल टॉपिक चल रहा है अभी, और इसके बाद थोड़े से इससे टफ टॉपिक आएंगे इसी चैप्टर के, उनको भी अपन ऐसे बारीकी से पढ़ेंगे। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, जितने भी अपने स्टूडेंट है ना, उन सभी से कहो ज्यादा से ज्यादा जुड़े, क्योंकि अभी अपने पास टाइम है, तो अपन डिटेल से प्रत्येक चीज को पढ़ सकते। कहीं ऐसा नहीं हो टाइम अपने पास नहीं रहे, फिर टीचर को भी सिलेबस खींचना पड़े। ठीक है भाई, और स्टूडेंट है उनको भी सिलेबस याद करना है, तो वो भी खींचेंगे। तो इसलिए मैं आप सभी से कह रहा हूं, जितने भी अपने स्कूल के विद्यार्थी हैं, जितने भी स्टूडेंट हैं, उन सभी को ये इन्फॉर्म करो कि हमारी रेगुलर ऑनलाइन क्लासेज चल रही है। ठीक है भाई, हाँ जी। अब बात करते हैं अपन इसमें दूसरा कौन सा है इसमें डियर, ध्रुवीय आणविक ठोस। मैं आपको यहीं पर प्रत्येक चीज क्लियर करा दूंगा। ठीक है, जो फिर मैं आपको पीडीएफ दूंगा, उसको आप हल्का से एक रिवीजन कर लो, तुरंत आपकी प्रत्येक चीज क्लियर हो जाएगी। हाँ जी, बात करें डियर स्टूडेंट ध्रुवीय आणविक ठोस। अब इसमें अपन को सबसे पहले वही क्या पता होना चाहिए, अवयवी कण। रटना नहीं है, समझनी है चीजें। अवयवी कण की अगर अपन बात करेंगे तो आपको यह पता है आणविक ठोस में अवयवी कण क्या होते हैं डियर स्टूडेंट, अणु। ठीक है भाई, कैसा ठोस है, ध्रुवीय, तो कैसे अणु होंगे, ध्रुवीय अणु, है ना, बिल्कुल आसान। भाई मैंने क्या किया है, आणविक ठोस में पता है आपको अवयवी कण अणु होते हैं। कैसा ठोस है, ध्रुवीय, तो कैसे अणु आएंगे इसमें, ध्रुवीय अणु। ठीक है भाई,
तो इसमें अवयवी कण होते हैं ध्रुवीय अणु। अगर बात करें इसमें आकर्षण बल की, मैं बात करूं, किसकी बात करूं डियर जन, आकर्षण बल की, तो इसमें भी दुर्बल बंध होता है, वान डेर वाल बल होता है। लेकिन अगर पहले की तुलना में मैं बात करूं, यानी प्रेरित द्विध्रुव वान डेर वाल की तुलना में अधिक प्रबल होता है। कौन सा? द्विध्रुव। आपने इसके बारे में पढ़ा है, द्विध्रुव आकर्षण, द्विध्रुव वान डेर वाल बल। ठीक है भाई, द्विध्रुव आकर्षण वान डेर वाल बल। ठीक है भाई, आप इसको इस तरह से बोल सकते हो। ठीक है भाई, हाँ जी। तो आकर्षण बल कौन सा है इसमें? द्विध्रुव वान डेर वाल बल। क्लियर हो गया? तो हमने ये दोनों चीजें पढ़ ली। हाँ जी, अब बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की। हाँ जी, एग्जाम्पल में क्या बात करें, जैसे कि सबसे पहले आपको पता है HCl में बात करूं तो HCl कैसा अणु है डियर स्टूडेंट? ध्रुवीय अणु। तो अगर अपन बात करें कैसा ठोस होगा ये? ध्रुवीय आणविक ठोस। क्यों? क्योंकि अगर अपन इसका द्विध्रुव आघूर्ण निकालेंगे तो वो 0 नहीं होगा, उसका कुछ ना कुछ मान हमारा निकलेगा। आपको पता है क्लोरीन की विद्युत ऋणता ज्यादा है किससे? हाइड्रोजन से। इसलिए क्लोरीन की अगर मैं बात करूं, अगर देखिए जस्ट इमेजिन, जैसे ये हो गया, क्लोरीन की मैं विद्युत ऋणता निकालूं, इधर इसकी विद्युत ऋणता ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन को, ये इसके इलेक्ट्रॉन को इधर खींचेगा। भाई पूरी तरह से इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा यहां पर। ठीक है भाई, पूरी तरह से इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा, कुछ इलेक्ट्रॉन का जो आवेश है वो इस पर चल जाएगा। इसके कारण यहां पर अपन बोलते हैं आंशिक ऋणावेश। इसका मतलब क्या है अगर अपन बात करें, सर आपने ये जो डेल्टा चिन्ह लगाया है यहां पर, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है इसका कुछ आवेश, किसका? इस हाइड्रोजन का अगर बात करें, इस क्लोरीन पर स्थानांतरित हो जाता है, चला जाता है। इसीलिए अपन बोलते हैं इसको आंशिक ऋणावेश। और इस पर क्या आ जाता है? आंशिक धनावेश, क्योंकि इसका कुछ आवेश जो है वो कहां पर जा रहा है? क्लोरीन पर। अगर अब तो आपको ये पता है इस पर कुछ ना कुछ आवेश आ रहा है। अगर आवेश आ रहा है तो इसका मतलब इसका द्विध्रुव आघूर्ण का मान होगा कुछ ना कुछ, और अगर मान होगा तो ये कैसा अणु होगा? ध्रुवीय अणु। ठीक है भाई, हाँ जी। तो HCl अगर अपन बात करें तो इसके नीचे भी आपको क्या लिखना है डियर स्टूडेंट? सॉलिड। यानी किस अवस्था में लेंगे अपन? सॉलिड में। हाँ जी। और बात करें अपन SO2, ठीक है भाई, SO2 की मैं बात करूं तो इसमें आप देखोगे इसको भी अपन किसके अंतर्गत लेंगे? ध्रुवीय अणु के अंतर्गत। ठीक है भाई, क्योंकि इसका भी द्विध्रुव आघूर्ण का मान कुछ ना कुछ होगा। और बोल सकते हैं जैसे कि HBr है, ठीक है भाई, ये सॉलिड में हो जाएगा आपका। HI है आपका, ये भी किस में हो जाएगा? आपका सॉलिड में। तो ये सब एग्जांपल किसके हैं डियर स्टूडेंट? ध्रुवीय आणविक ठोस के। किसके हैं डियर स्टूडेंट? ध्रुवीय आणविक ठोस। ठीक है भाई, बिल्कुल सिंपल सी है। यदि आपसे कोई पूछे ध्रुवीय आणविक ठोस क्या होता है, तो हम ये बोल सकते हैं कि इन ठोसों में अवयवी कण ध्रुवीय अणु होते हैं जिनके मध्य द्विध्रुव वान डेर वाल बल उपस्थित होता है। इनके उदाहरण की बात करें, HCl, SO2, HBr, HI। ठीक है भाई, क्लियर? हाँ जी। अब अपना लास्ट है इसमें आणविक ठोस का अगर बात करें तो अपन तीसरा जो अपना प्रकार है डियर स्टूडेंट, तो कौन सा है इसमें अपना? हाँ जी, तीसरा है अपना हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस। हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस। ठीक है भाई, ये हमारा तीसरा प्रकार है किसका? आणविक ठोस का। तो डियर स्टूडेंट वही चीज अगर अपन बात करें अवयवी कण। अब एक छोटी सी बात अपन बात करें, सर अवयवी कण क्या होंगे? पहले में हमने पढ़ लिया कि अवयवी कण अध्रुवीय अणु थे, दूसरे में हमने पढ़े ध्रुवीय अणु थे। तो डियर स्टूडेंट अगर बात करें इसमें भी जो अवयवी कण होते हैं वो ध्रुवीय अणु होते हैं, ध्रुवीय अणु होते हैं। अब बहुत से स्टूडेंटों के मन में एक छोटा सा क्वेश्चन उठ रहा है मन में, सर हमारे लिए एक प्रॉब्लम हो गई, हम कंफ्यूज हो गए। भाई कैसे हो गए आप कंफ्यूज? सर आपने इससे पहले अभी ये बताया था ध्रुवीय अणु तो किसमें होते हैं? ध्रुवीय आणविक ठोस में। हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस में भी ध्रुवीय अणु है, तो फिर हम डिफरेंस कैसे पढ़ेंगे? डियर स्टूडेंट हमने ये जो क्लासिफिकेशन किया है वो किसके आधार पर किया है? अवयवी कणों के आधार पर किया है क्या? नहीं। किसके आधार पर किया है? अवयवी कणों के मध्य उपस्थित बंधन बल के आधार पर, यानी उनके मध्य जो आकर्षण बल होता है। अवयवी कण सेम हो कोई मतलब नहीं, हमको डिपेंड करना है उसमें आकर्षण बल कौन सा है, आकर्षण बल के बारे में हमको जानना है। आकर्षण बल के आधार पर हमने ये क्लासिफिकेशन किया है
यानी क्रिस्टलीय ठोसों का जो वर्गीकरण किया है हमने, वो किसके आधार पर किया है आपको पता है? वो किया है उनमें उपस्थित आकर्षण बल, जो बंधन बल है, उनके आधार पर। ठीक है भाई, अवयवीकरण सेम हो, कोई दिक्कत नहीं है हमको। हाँ जी, अगर बात करें इसमें आकर्षण बल कौन सा होगा, तो ज्यादा सोचने की आपको आवश्यकता ही नहीं है इसमें। क्यों भाई? क्योंकि आपको पता है यहां पर लिखा है हाइड्रोजन बंधित, यानी हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन अपने आप में एक बॉन्ड है, आपको मैंने पढ़ाया था हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड। यानी अगर अपन बात करें हाइड्रोजन बॉन्ड, यानी इनमें जो आकर्षण बल पाया जाता है कौन सा पाया जाता है? हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। अब एक मन में आपके फिर एक छोटा सा क्वेश्चन उठ गया, क्या भाई सर अगर अपन बात करें, आपने ध्रुवीय अणु का इसमें लिख दिया, हमारे कंफ्यूजन ये होगा सर एग्जाम्पल, सर दोनों ध्रुवीय अणु हैं और ध्रुवीय अणु का द्विध्रुव आघूर्ण का मान कुछ ना कुछ होगा, तो सर हम कैसे डिसीजन कर पाएंगे कि ये तो हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस है, और अगर बात करें हमने जो पिछला पढ़ा था कि ये ध्रुवीय आणविक ठोस है। भाई दोनों में अवयवीकरण ध्रुवीय अणु है सर, हम कैसे पहचानेंगे कि ये, भाई एग्जाम में हमको बोल दिया तो हम कैसे पहचानेंगे? ये तो ध्रुवीय आणविक ठोस का उदाहरण है और ये हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस का उदाहरण है। तो डियर स्टूडेंट, इसके लिए मैंने आपको वापस 11th क्लास में जाना होगा। जैसे मैं आपको बोला था काफी चीजें हमारी 11th क्लास की है। 11th क्लास में कुछ मैंने आपको इसके बारे में कुछ इतिहास बताया था, किसका? हाइड्रोजन का इतिहास बताया था, अगर आपको याद हो, याद है कुछ? हाइड्रोजन का इतिहास मैंने बताया था। ठीक है भाई, एक कहानी मैंने आपको बताई थी। ठीक है भाई, बहुत से स्टूडेंटों को वो कहानी बहुत अच्छी लगी और बहुत से स्टूडेंटों ने सोचा कि सर ऐसा भी होता है क्या, हमने तो पहली बार सुना है कि ऐसा भी होता है। भाई जब जैसे ही आप 12th पास करोगे, भाई इस साल जैसे आप 12th पास करोगे तो कॉलेज लाइफ में जाओगे। अभी तो आप बंधे हुए, फिर क्या हो जाओगे? आजाद हो जाओगे। जैसे अब अभी तो क्या आप जेल में बंधे हुए हो। ठीक है भाई, जैसे आप कॉलेज में जाओगे ना तो फिर आप जाओगे स्वतंत्र। ठीक है भाई, कोई दादा बनेगा, कोई दादी बनेगी, मतलब सब अपने अपने चीजों में क्या होंगे? पारंगत होंगे, जो टैलेंटेड होगा, जो गुण होगा उनमें। ठीक है भाई, अब बात करें इसके लिए मैंने सिंपल सा बताया था हाइड्रोजन बॉन्ड। अगर अपन को ये पता चल गया कि हाइड्रोजन बंध कहां बनता है तो आसानी से अपन डिफाइन कर सकते हैं कि ये हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस है। ठीक है भाई, तो इसके लिए मैंने सिंपल सा बात बताया था, आपको याद, एक छोटी सी ट्रिक बताई थी, एच का फोन, याद है कुछ? अरे याद होगा ना स्टूडेंट, आपको मैंने बताया था एच का फोन। एच का मतलब अगर बात करें सभी लड़कों के लिए, अगर बात करें सभी लड़कों के लिए, अगर बात करें, मैं ये नहीं बोला सभी लड़के ऐसे हैं, सब बहुत से बॉयज बहुत ही अच्छे और कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो हद से ज्यादा अच्छे। तो एच का फोन, ठीक है भाई, कॉलेज लाइफ में गए तो एच का नाम मैंने बताया था हीना। क्या बताया था डियर स्टूडेंट? हीना। तो हीना का फोन आ रहा है। ठीक है भाई, हीना कौन है? एक लड़की की क्या है भाई? वो जीएफ यानी गर्लफ्रेंड। ठीक है भाई, क्या बोलते हैं अपन? गर्लफ्रेंड यानी महिला दोस्त, अगर अपन हिंदी में बात करें तो। ठीक है भाई, एच का फोन की अगर अपन बात करें, ठीक है भाई, हाइड्रोजन बंध इनके साथ बनेगा। अगर बात करें लड़कियों के लिए तो लड़की भी इसको इस तरीके से याद रख सकती है, किस प्रकार? भाई हीरा लाल का फोन, किसका लाल दिया? हीरा लाल। भाई उनके जो बॉयफ्रेंड है, यानी बॉयफ्रेंड का मतलब क्या हो गया आपका? अगर बात करें, ये तो महिला दोस्त हो गया और ये आपका कौन सा हो गया? अगर बात करें बॉयज जो दोस्त होते हैं, लड़के जो दोस्त होते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं? बॉयफ्रेंड। ठीक है भाई, तो ये चीज आपको पता चल गई, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। अगर लड़की अगर इसको अगर बात करें तो एच का फोन अपन ये बोल सकते हैं कि भाई हीरा लाल का फोन आया। लेकिन बहुत सी लड़कियां क्या बोलती है? नहीं, मेरे हीरो का फोन आया। किसका फोन आया भाई? मेरे हीरो का फोन आया। तो एच से हीरो हो गया ना, हीरो का फोन आया। तो उस तरीके से अपन चीजों को याद रख सकते हैं। ये चीजें आपको केवल इसलिए बताई जा रही है ताकि हमारा जो दिमाग है इन चीजों को क्या बहुत अच्छी तरह से एक्सेप्ट करता है, जो रुचिकर होती है ना, जो अपन बात करें कॉमिक वाली बात होती है, कोई मजेदार जो चीजें होती है, हमारा जो दिमाग है तुरंत उनको कैप्चर करता है। ठीक है भाई, तो इसलिए चीजें आपको ये बताई जा रही है। ऑलरेडी मैं आपको 11th में बता चुका हूं। तो एक सिंपल सी बात यदि आपसे पूछ ली जाए कि हाइड्रोजन का फोन अगर बात करें कि हीना का फोन या मेरे हीरो का फोन, एज ओ विश। ठीक है भाई, गर्ल्स के लिए अपन बोलते हैं भाई मेरे हीरो का फोन है। ठीक है भाई, अगर बात करें बॉयज के लिए तो ये हो जाएगा मेरी हीना का फोन आया है। ठीक है भाई, और कुछ भी नाम हो सकता है ऐसे, ये नहीं बोल रहा हीना हो। ठीक है भाई, आपकी इच्छा है उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। अब बात करें हाइड्रोजन का फोन अगर अपन बात करें तो इसके अकॉर्डिंग अगर अपन बात करें तो आपको ये पता चाहिए यदि हाइड्रोजन के साथ फ्लोरीन हो, क्लोरीन हो और क्या हो? नाइट्रोजन हो, तो ऐसी स्थिति में वहां पर जो बंध बनेगा डियर स्टूडेंट, वो कौन सा बंध बनेगा?
हाइड्रोजन बॉन्ड बने। यदि किसी अणु में हाइड्रोजन हो और हाइड्रोजन के साथ इन तीनों में से कोई भी जुड़ा हो, तो ये मान लीजिए वहां पर कौन सा ठोस होगा, हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस। ठीक है डियर स्टूडेंट, कोई दिक्कत इसमें? जैसे फॉर एग्जाम्पल की बात करते हैं, H2O। ठीक है भाई, ये किसमें आएगा? सॉलिड। आपको पता है ऑक्सीजन आ गया भाई, आ गया ना ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन अगर हम बात करें इस तरीके से, ये हो गया। तो आपको पता है यहां पर ये वाला, इधर देखिए आप, यहां पर हाइड्रोजन और क्या है? ऑक्सीजन। तो यहां पर ये जो बॉन्ड बनेगा वो कौन सा बनेगा? हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। तो इस तरीके से आप ये बोल सकते हो यहां पर कि अगर हाइड्रोजन के साथ इन तीनों में से कोई भी दिख जाए, तीनों में से कोई सा भी अपन को फ्रेंड दिख जाए इसका, तो हम ये बोल सकते हैं ये कौन सा बंद होगा? हाइड्रोजन बंद। ठीक है भाई। और एग्जांपल अपन देखते हैं, जैसे H2 हो गया, NH3 में बात करूं तो इसमें भी आप देखोगे डियर, क्या देखोगे? इसमें नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ क्या बनाएगा? हाइड्रोजन बंद। ठीक है भाई, क्लियर है? हाँ जी। और बात करें HF, अब इसमें आपको पता है हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के साथ क्या है भाई? फ्लोरीन है। हाइड्रोजन के साथ क्या है भाई? फ्लोरीन है। तो आप ये बोल सकते हो यहां पर भी क्या बनेगा? हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। हाँ जी सर। और बात करें अपन इसमें, इसके बाद अपन बात करें अमोनिया हो गया। हाँ जी। इसके बाद मैं करता हूं CH3OH। सर ये क्या बात आ गई? डियर स्टूडेंट, अपना एक बात करें 11th में एक लेसन रहता था, अगर बात करें नॉमेनक्लेचर का, तो वहां पर कुछ अपने IUPAC नामकरण होते हैं और अपन जब ऑर्गेनिक पढ़ेंगे तो उनको थोड़ा सा कवर करके चलेंगे, क्योंकि अपन ने 11th में वो चीज नहीं क्लियर कर पाए। ठीक है भाई। लेकिन 12th में जैसे अपन ऑर्गेनिक स्टार्ट करेंगे तो उन चीजों को भी लेके चलेंगे और उनकी पूरी जानकारी देंगे। आप निश्चिंत रहिए, आप ये मत सोचना कि 11th में हमने वो चीज नहीं पढ़ी तो हमारी वो चीज क्लियर कैसे होगी। नहीं, उसकी जिम्मेदारी मेरी है। ठीक है भाई। मैं प्रत्येक चीज को इस तरीके से आपको आपके सामने पेश करूंगा कि आप खुद कहोगे कि वास्तव में सर मजा आ गया खाने में, खाना हो तो ऐसा। ठीक है भाई। तो उसी तरीके से अपन करेंगे। यदि आपको किसी भी समूह में OH समूह, OH को बोलते हैं डियर एल्कोहल, क्या बोलते हैं? एल्कोहल। तो ये पीछे OH जुड़ा हुआ है, अगर OH जुड़ा मिल जाए इसको बोलते हैं अपन एल्कोहल। और उससे कोई भी चल, जैसे CH3 जुड़ा है यहाँ पर, यहां जुड़ सकता है, C2H5 भी जुड़ सकता है, यानी एथिल अल्कोहल। बात करें प्रोपिल अल्कोहल भी जुड़ सकता है। यदि OH मिल जाए ना किसी में, तो आप ये मान के चलिए इसमें कौन सा आणविक ठोस होगा? हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस। सर क्यों? क्योंकि आपको पता है OH, तो इनके मध्य क्या बनेगा? हाइड्रोजन बंध। हाँ जी। और अगर अपन बात करें जैसे कि CH3COOH, CH3COOH, अब इसमें अगर अपन बात कर रहे हो तो इसमें आपको देखो लास्ट में क्या जुड़ रहा है भाई? COOH। वैसे जनरली नाम इसका एसिटिक अम्ल है। ठीक है भाई। तो COOH जुड़ रहा है, तो इसको अपन जनरली क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट? ये कौन सा समूह है? इसको भी अपन पढ़ेंगे जब ऑर्गेनिक पढ़ेंगे। ये होता है डियर स्टूडेंट कार्बोक्सिलिक समूह। कौन सा होता है? कार्बोक्सिलिक समूह। यानी COOH को क्या बोलते हैं डियर अपन? कार्बोक्सिलिक समूह। और बात करें OH को अपन कौन सा समूह बोलते हैं? एल्कोहल। यानी जिसमें आपको लास्ट में COOH मिल जाए, इसको ऐसे भी मिल सकता है डियर, C डबल बॉन्ड O और OH, इस तरीके से भी मिल सकता है ये जुड़ा हुआ। ठीक है भाई। अगर ऐसे भी मिले तो आप ये मान लीजिए कैसा समूह है ये? कार्बोक्सिलिक। ठीक है भाई। तो ये मिल जाए तो इसमें भी कौन सा बंद होगा आपका? हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस। ठीक है भाई। तो इस तरीके कुछ एग्जाम्पल है, इन एग्जाम्पल की सहायता से हम इनको याद रख सकते। ठीक है भाई। तो हमारा ये जो आणविक ठोस है, 3 हमने प्रकार पढ़े थे। पहला प्रकार हमने कौन सा पढ़ा था? अध्रुवीय आणविक ठोस। दूसरा पढ़ा था ध्रुवीय आणविक ठोस। और तीसरा हमने पढ़ा है हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस। ठीक है भाई। क्या मेजर चीज अपन को याद करनी है डियर स्टूडेंट? हमको इसमें से सबसे पहले याद करना है इनमें अवयवी कण कौन से, इनके मध्य आकर्षण बल। और अगर ये चीज याद नहीं हो तो एक चीज आपको हमेशा याद रखनी है, इसमें क्या याद रखनी है? बात करें तो इनके एग्जाम्पल, क्योंकि बोर्ड में एग्जाम्पल ही पूछे जाते हैं। सर कैसे आएंगे? अभी प्रैक्टिस अपन करेंगे। ठीक है भाई। लेकिन इससे पहले इसमें कुछ और चीजें आपकी इंपॉर्टेंट रह रही है, उस चीज को मैं बता देता हूं। ठीक है भाई। कौन सी रह रही है? देखिए इधर आपके, अगर बात करें ये हाइड्रोजन आपका आणविक जो ठोस है वो कंप्लीट हो चुका है। अब आपको पता है मैंने ग्रेफाइट के बारे में बात कर रहा हूं। ग्रेफाइट कौन सा ठोस है? हाँ जी। अगर आपसे पूछा जाए ग्रेफाइट कौन सा ठोस है, कौन बताएगा? ये मैं बता चुका हूं आपको ऑलरेडी। ग्रेफाइट कौन सा ठोस है? किसका एग्जाम्पल है ग्रेफाइट? कौन बताएगा भाई? कोई भी स्टूडेंट बता सकता है ग्रेफाइट। हाँ भाई। ग्रेफाइट किसका एग्जाम्पल है?
जल्दी बताइए फटाफट, ग्रेफाइट किसका एग्जाम्पल है? भाई आपको पढ़ा दिया ना मैंने, जो मैंने पिछले ठोस पढ़ाए थे आपको उसमें बताया था। ये ग्रेफाइट क्यों लिया है इसका कारण अभी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है भाई, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता। कौन सा? हाँ वेरी गुड बेटा। और बात करें सहसंयोजक ठोस की, अगर अपन बात करें सहसंयोजक ठोस है कौन सा है भाई? कौन बोल रहा है? सहसंयोजक ठोस। हाँ ठीक है बेटा, ठीक है। हाँ जी, अब अपना माइक बंद कर लीजिए आप, जिससे डिस्टर्बेंस नहीं हो। हाँ जी, ग्रेफाइट यानी कौन सा ठोस है भाई? ये सहसंयोजक ठोस, ठीक है भाई। अब सहसंयोजक ठोस के बारे में मैंने आपको एक सिंपल सी बात बताई थी। सहसंयोजक ठोस जो होते हैं वो कठोर एवं उच्च गलनांक वाले होते हैं, उच्च गलनांक वाले होते हैं। एक सिंपल सी बात, इनका गलनांक क्या होता है? उच्च होता है। किनका बात करें तो अपन सहसंयोजक ठोस का। ये दो चीज मैंने आपको बताई थी, यानी वहां पर मैंने आपको बताया, जो मैंने पीडीएफ दी थी उसमें एक लाइन आपको स्पष्ट लिखा रखी है कि ग्रेफाइट के अलावा अन्य जो सहसंयोजक ठोस होते हैं वो उच्च गलनांक वाले और कैसे होते हैं? अत्यधिक कठोर होते हैं। लेकिन बात करें ये जो ग्रेफाइट है ये मुलायम होता है। क्या होता है डियर स्टूडेंट? मुलायम होता है और इनका गलनांक भी कम होता है। दूसरी बात, ये विद्युत के सुचालक, विद्युत का सुचालक होता है। कौन भाई? ग्रेफाइट। वैसे जनरली अगर अपन बात करें सहसंयोजक ठोस जितने भी हैं वो विद्युत के क्या होते हैं? कुचालक होते हैं, ठीक है भाई। क्योंकि मैंने दो चीज आपको बताई थी, सुचालक के लिए दो चीज जरूरी है, एक तो हमको गतिशील आयन की बात, ठीक है भाई, और एक अपन को पता होनी चाहिए उसमें आप बात करें इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन, तो दोनों चीज ही अनुपस्थित होती। लेकिन बात करें ग्रेफाइट के साथ ये नहीं है। ग्रेफाइट के साथ क्या है? ये तो मुलायम होता है और ये विद्युत का सुचालक होता है। तो क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है कि ग्रेफाइट एक सहसंयोजक ठोस है। ध्यान से सुनना भाई क्वेश्चन, ग्रेफाइट सहसंयोजक ठोस है फिर भी यह मुलायम एवं विद्युत का सुचालक होता है। क्यों? कारण दीजिए। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो इस तरीके से बात करें, इसलिए मैं इसको यहां पर डिस्कस कर रहा हूं ताकि प्रत्येक चीज आपकी क्लियर हो सके, ठीक है भाई। हाँ जी, बात करें अपन सबसे पहले, अगर मैं बात करूं ग्रेफाइट की संरचना के लिए, ठीक है भाई, समझाने के लिए मैं इसकी संरचना बना रहा हूं। देखिए आपने बनाई है 10th क्लास में इसकी संरचना इस तरीके से, ठीक है भाई। इसको ऐसे बना दो, 1 सेकंड रुको, जिससे ये क्लियर हो जाए बिल्कुल। थोड़ा सा ये इसको अपन यहां से ऐसे, ये ऐसे हो जाएगा। हाँ जी, ये इस तरीके से हो गई। ये एक परत मैंने बना दी ग्रेफाइट की, नीचे ऐसी सेम परत बना देते हैं अपन ताकि अपन को समझने में आसानी रहे। हाँ जी, ये हो गया ऐसे, ये इधर अपन ने ऐसे बना दिया। हाँ जी, ये हो गया, अपन ने बना दिया। अब इनको क्या है, ये परतें आपस में जुड़ी होती है इस तरीके से, ठीक है, ठीक है, इस तरीके से जुड़ी होती है ये, ठीक है भाई, इस तरीके से जुड़ी होती है। अब आपको पता है ये जो प्रत्येक जो इसके किनारे ना ये वाले, अगर इनमें बात करें, सब पर क्या होता है डियर स्टूडेंट? कार्बन होता है। क्या होता है? कार्बन। यानी इन सभी पर क्या होता है भाई? कार्बन होता है। भाई आपको ये तो पता है भाई, सहसंयोजक बंध से जुड़े होते हैं। अगर बात करें सहसंयोजक बंध पाया जाता है ना, तो प्रत्येक कोने पर अगर बात करें कार्बन होता है। तो जनरली अगर अपन बात करें कार्बन कार्बन, यानी एक, अगर बात करें इस पर, यहां पर कितने? 2 कार्बन, यानी एक तरह से क्या हो गया? ये अणु हो गया, C2 क्या हो गया आपका? अणु हो गया ना अणु। तो इनके मध्य जो बंध पाया जाता है, इन अणुओं के मध्य जो बंध पाया जाता है डियर स्टूडेंट, वो पाया जाता है आपका, कौन सा पाया जाता है? दुर्बल वान डेर वाल्स बल। कौन सा पाया जाता है भाई? दुर्बल वान डेर वाल्स बल।
सर दुर्बल वांडरवाल बल का मतलब, यानी मैं बात करूं इनके मध्य, भाई इनके मध्य, किनके मध्य, ये जो ग्रेफाइट की आपको संरचना दिखाई देगी, सर ये संरचना कैसी होती है, ये संरचना जो होती है ग्रेफाइट की वो परतीय संरचना होती है। कैसी होती है डियर स्टूडेंट? परतीय। परतीय का मतलब क्या होगा, ये एक परत हो गई आपकी, ठीक है भाई, ये दूसरी परत हो गई, ऐसे दो परत हो गई, ऐसी तीसरी परत हो गई, चौथी परत हो गई, इस तरह से परतें आपस में व्यवस्थित रहती है और बंधों से जुड़ी होती है। और इनके मध्य जो बंध है ना, इनके मध्य जो बंध है वो कैसा बंध है? दुर्बल। दुर्बल वांडरवाल बल। कौन सा? आपने याद करो, जब मैंने अभी आपको पढ़ाया था अध्रुवीय आणविक ठोस, तो उसमें कौन सा बंध पाया गया था? प्रेरित द्विध्रुव, प्रेरित द्विध्रुव वांडरवाल बल। तो वो कैसा बंध था? दुर्बल बंध। अब इनके मध्य दुर्बल बंध उपस्थित होने के कारण क्या होता है कि ये परतें जो होती है इस तरह से व्यवस्थित होती है, तो दुर्बल बंध होने के कारण ये क्या फिसलती है इस तरह से, एक परत दूसरी फिसल गई, ठीक है भाई, नीचे वाली जो जो परत है, ठीक है भाई, वो नीचे से फिसल रही है, तो इस तरह से क्या है, इनका ये जो क्रम है वो अव्यवस्थित हो जाता है, ठीक है, परतें फिसलने लग जाती है। क्यों भाई? क्योंकि इनके मध्य जो बंध है, ये जो बंध आप देख रहे हो जुड़ा है, ये कैसा है? दुर्बल। और दुर्बल बंध होने के कारण ये एक दूसरे पर फिसल रही है, तो फिसलने के कारण हम ये बोल सकते हैं ग्रेफाइट जो होता है डियर स्टूडेंट वो कैसा होता है? मुलायम होता है। क्या होता है? मुलायम होता है। अब एक छोटी सी बात अगर अपन बात करें, सर मुलायम तो बात करें, फिर हीरा कठोर क्यों होता है? क्योंकि डियर स्टूडेंट हीरा की अगर मैं बात करूं तो हीरा में प्रबल बंध पाया जाता है। और प्रबल बंध का मतलब आपको मतलब क्या होगा कि प्रबल अगर बंद होगा तो वो वस्तु इस तरह से व्यवस्थित रहेगी, ठीक तरह से हिलेगी भी नहीं। आपको पता है इस तरीके से कार्बन इस तरह से, यानी आपको इस तरीके से जुड़ा होता है उसमें, एक कार्बन से इस तरीके से, ठीक है, इस तरह से, यानी चारों कार्बन से जुड़ा होता है, कार्बन की चारों संयोजकता पूरी होती है उसमें, किसमें? हीरे में, यानी प्रबल आकर्षण बल पाया जाता है उसमें, और उसके कारण हीरा कठोर होता है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है? दुर्बल वांडरवाल बल पाया जाता है, जिसके कारण ये परतें एक दूसरे पर फिसलती रहती है। इसके कारण ग्रेफाइट जो होता है वो क्या होता है डियर जन? मुलायम होता है। एक क्वेश्चन का जवाब तो ये मिल गया कि ग्रेफाइट जो होता है वो मुलायम क्यों होता है। एक क्वेश्चन ये कि ग्रेफाइट विद्युत का क्या होता है भाई? सुचालक होता है। ये अपवाद है डियर स्टूडेंट। कौन सा? ग्रेफाइट। क्यों होता है भाई? आपको मैंने बताया था सुचालक दो कंडीशन में हो सकता, एक तो गतिशील आयन चाहिए आपको, यदि गतिशील आयन नहीं है तो हम ये बात कर सकते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन चाहिए। क्या इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन गतिशील आयन में से एक चीज है? देखिए डियर, अगर बात करें ये जो कार्बन, इन कार्बन के मध्य क्या है? इन कार्बन के मध्य देखिए, एक कार्बन और एक कार्बन ये हो गया, तो आपस में क्या कर रहे हैं? ये सहसंयोजक बंध बना रहे हैं। तो एक कार्बन ये हो गया, एक कार्बन ये हो गया, एक कार्बन इस तरह से मान रहे। तो आप ये देख रहे हो, यानी प्रत्येक ग्रेफाइट की संरचना में अगर मैं बात करूं, प्रत्येक जो कार्बन है वो अन्य तीन कार्बन के साथ क्या बना रहा है? सहसंयोजक बंध बना रहा है। यानी तीन कार्बन के साथ क्या बना रहा है डियर स्टूडेंट? सहसंयोजक बंध बना रहा है। तो सहसंयोजक बंध बना रहा है। आपको यह पता है कार्बन कौन से वर्ग का होता है? 14 वर्ग का। यानी इसकी संयोजकता कितनी होती है? 4। यानी एक कार्बन बच गया तो मुक्त इलेक्ट्रॉन बच गया ना भाई। तीन कार्बन तो काम में आ रहे हैं सहसंयोजक बंध बनाने के लिए, एक तो काम में आ ही नहीं रहा। तो हम ये बोल सकते हैं कि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है। किसमें? अगर बात करें ग्रेफाइट में। भाई तीन कार्बन तो काम में आ रहे हैं, एक कार्बन तो रह ही गया, तो उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन, भाई जो बंध नहीं बना रहा है, जो भाग नहीं ले रहा है, उस इलेक्ट्रॉन को अपन क्या बोलेंगे? मुक्त इलेक्ट्रॉन। और मुक्त इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण हम ये बोल सकते हैं जो ग्रेफाइट है वो विद्युत का क्या होता है डियर स्टूडेंट? सुचालक। सर अगर बात करें हीरे में, नहीं डियर, हीरे की मैं अगर बात करूं तो हीरे में प्रत्येक कार्बन अन्य 4 कार्बन से जुड़ा होता है, ठीक है भाई, यानी 4 कार्बन से जुड़ा होता है, तभी तो इसकी संरचना बनती है अपनी, ठीक है भाई। तो हीरा विद्युत का क्या होता है? कुचालक होता है। और कैसा होता है? कठोर होता है। लेकिन ग्रेफाइट इसका उल्टा होता है। क्यों होता है? इसका रीजन मैंने आपको बता दी, ठीक है भाई। ये आपको डायग्राम नहीं बनाना है, केवल समझाने के लिए मैंने आपको बताया। इसको लिखना किस प्रकार है मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा, उसमें आप इसको नोट कर लें। जितना मैं आपको पढ़ा रहा हूं तुरंत उस चीज को क्लियर करते रहो, ताकि प्रत्येक चीज आपके लिए क्लियर। अभी चीजें आसान चल रही है, थोड़ा सा इसके बाद नया टॉपिक अपन स्टार्ट करेंगे, थोड़ा सा इससे टफ है, पर मैं कोशिश करूंगा बहुत सिंपल तरीके से आपके सामने पेश करने की, ठीक है भाई। तो ये कंप्लीट हमारा हो चुका है डियर स्टूडेंट। अगर बात करें किसकी? ठोस की, यानी ठोसों के प्रकार अगर अपन बात करें तो डियर स्टूडेंट अगर अपन बात करें, इसमें अपना कंप्लीट एक पार्ट इसमें कंप्लीट हो चुका है। कौन सा? यानी हमने इसमें पढ़ा था स्टार्टिंग में ठोस अवस्था। ठोस अवस्था क्या होती है इसके बारे में हमने अध्ययन किया था। इसके अलावा हमने किया था ठोस अवस्था का वर्गीकरण, यानी जो ठोस है वो कितने प्रकार के होते हैं। पहले हमने पढ़ा था ज्यामिति के आधार पर, ठीक है भाई,
जिसके आधार पर हमने दो पढ़ा था, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस, उनमें अंतर आपने किए। दूसरी जो हमने बात पढ़ी थी इसमें, वो पढ़ी थी बंधन बल के आधार पर ठोसों का वर्गीकरण। कौन सी ठोसों का? क्रिस्टलीय ठोसों का। तो ये अपन ने पढ़ी थी, ठीक है भाई। अब अपन ने जितना भी पढ़ा है ना, उसकी प्रैक्टिस के लिए एक क्वेश्चन मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं, आप सभी को आंसर देना है, ताकि मुझे ये पता लग सके कि वास्तव में जो मैंने आपको पढ़ा है वो आपके समझ में आया या नहीं आया, ठीक है भाई। हालांकि ऐसे क्वेश्चन मैं आपको लास्ट में जैसे ही चैप्टर खत्म हो जाएगा तब मैं आपको करवा दूंगा, लेकिन यहां पर इस क्वेश्चन को कराने का कारण केवल यही है ताकि आपने जो सीखा है उस चीज को आप अच्छी तरह से समझ सको, ठीक है भाई। हाँ जी, जैसे कि कुछ क्वेश्चन मैं यहां पर दे रहा हूं, जैसे कि पोटेशियम, पोटेशियम सल्फेट, ठीक है भाई। हाँ जी, इसके बाद बात करें टिन, इसके बाद करें अपन रूबीडियम, ठीक है भाई। इसके बाद करें अपन अमोनिया, हाँ जी। इसके बाद बात करें अपन सिलिकॉन कार्बाइड, सिलिकॉन कार्बाइड, ठीक है भाई। इसके बाद बात करें अपन जल, इसके बाद बात करें अपन जिंक सल्फाइड, जिंक सल्फाइड। इसके बाद मैं बात करूं बेंजीन, बेंजीन, ठीक है भाई। इसके बाद मैं बात करूं इसमें, बेंजीन के बाद बात करूं इसमें अल्कोहल, ठीक है भाई। इसके बाद मैं बात करूं ग्रेफाइट, ठीक है भाई। और एग्जाम्पल देखते हैं इसमें, अमोनिया हो गया, अच्छा कार्बाइड हो गया, जिंक सल्फाइड हो गया, बेंजीन हो गया, अल्कोहल हो गया, ग्रेफाइट हो गया, ठीक है भाई। इसके बाद अगर अपन बात करें, एक एग्जाम्पल और लिख देते हैं इसमें अपन, वो लिख दें क्वार्ट्ज, ठीक है भाई। हाँ जी, अब आप सभी के सामने ये एग्जाम्पल है, तो इन एग्जाम्पल की सहायता से आपको ये बताना है किसमें कौन सा ठोस है, ठीक है भाई। एक एक करके आप स्टूडेंट, जितने भी स्टूडेंट आप जुड़े हुए हैं उन सभी को ये आंसर, भाई ये जो मैंने आपको अब तक पढ़ा चुका हूं ना उसका निचोड़ है। अगर आपने इनका आसानी से जवाब दे दिया तो भाई हमारे क्वेश्चन कैसे आता है डीएसजेड, या तो डायरेक्ट आपसे पूछे जाते हैं। कैसे पूछे जाते हैं? जैसे आपको दे दिया आणविक ठोस का एक उदाहरण लिखिए, नेटवर्क ठोस का एक उदाहरण लिखिए, ठीक है भाई। डायरेक्ट एक नंबर में इस तरीके से पूछा जा सकता है, या 2 नंबर का यदि वो क्वेश्चन बनाएगा, जैसे मैंने आपको बताया था ये चैप्टर 3 नंबर का है, मे भी पॉसिबल है, मान के चलिए 3 नंबर का ये चैप्टर है, ठीक है भाई। तो इसमें 2 नंबर का क्वेश्चन आता है और 1 नंबर क्वेश्चन आता है। तो हमको इस प्रकार तैयारी करनी है ताकि प्रत्येक जो छोटे मोटे जितने भी क्वेश्चन है उनको आसानी से अपन कर सकें, ठीक है भाई। बात करें अपन, जैसे कि इस तरीके से क्वेश्चन आपको पूछ लिया, निम्नलिखित ठोसों के प्रकार आपको बताने की, ये जो उदाहरण है वो इनमें कौन सा ठोस होगा, इनका आपको नाम बताना है, ठीक है भाई। ऐसे काफी क्वेश्चन है हमारे। अगर बात करें जो एनसीईआरटी की जो बुक है हमारी, उसमें अभ्यास क्वेश्चन में ऐसे काफी क्वेश्चन दे रखे हैं प्रैक्टिस के लिए। तो हम जब क्वेश्चन करेंगे तब अपन पढ़ेंगे, लेकिन हल्का सा एक थोड़ा सा रिवीजन अपन कर लेते हैं ताकि पूरी चीज अपनी क्लियर हो सके, ठीक है भाई। हाँ जी, अगर अपन बात करें डियर, आपसे पूछा जाए पोटेशियम सल्फेट, हाँ जी, पोटेशियम सल्फेट का सूत्र होता है डियर स्टूडेंट K2SO4। क्या होता है? K2SO4। हाँ जी, कौन बताएगा K2SO4 में कौन सा ठोस है भाई? बताइए जल्दी फटाफट, आपको मैंने पढ़ा है, चारों ठोसों में से बताना है आपको। हाँ जी, K2SO4, आयनिक ठोस, जल्दी बताइए बेटा, जल्दी बताइए। आयनिक ठोस, आयनिक ठोस। हाँ जी, अरे बताइए, कोई भी बता दीजिए, एक स्टूडेंट क्रम से बताते जाइए आप। भाई यहाँ आपको कोई सजा नहीं मिल रही है, केवल अपन ने जो चीज सीखी है डियर वही चीज हमारी क्लियर होनी चाहिए। हेलो, हाँ जी, कौन सा होगा? आयनिक ठोस, आयनिक ठोस, वेरी गुड, बहुत अच्छे बेटा। दो संजय ने, क्या नाम है आपका? संजय, हाँ जी सर,
अच्छा, वेरी गुड बेटा, बिल्कुल। अगर बात करें पोटेशियम सल्फेट में, अगर अपन बात करें डियर स्टूडेंट, क्या होगा? आयनिक ठोस। सर क्यों होगा आयनिक ठोस? डियर स्टूडेंट, आयनिक ठोस से मैंने एक सिंपल सी बात बताई थी, जितने भी साल्ट है वो सभी क्या होंगे डियर? अगर बात करें तो क्या होंगे? आयनिक ठोस। जितनी भी अगर अपन बात करें धातु ऑक्साइड है, वो सब क्या होंगे आपके? आयनिक ठोस। ठीक है भाई? हाँ जी, हो गया कंप्लीट। चलो ये बिल्कुल है, पहले में हो गया आयनिक ठोस। दूसरा बताइए टिन। टिन को अपन रिप्रेजेंट करते हैं डियर स्टूडेंट एसएन से। किससे भाई? एसएन से। हाँ जी, बताइए क्या होता है इसमें? नेक्स्ट स्टूडेंट बताइए। जिस स्टूडेंट ने जवाब दे दिया है वो नहीं देगा, नेक्स्ट देगा कोई। हाँ जी भाई। अरे इतने स्टूडेंट जुड़ रहे हैं, जवाब दीजिए फटाफट, अपना टाइम हो रहा है जल्दी। भाई चीजें समझ में आई नहीं आई आपके? सिंपल सी टिन। टिन आपको पता है किसमें होते हैं? डी ब्लॉक में। अरे डी ब्लॉक में होती है, नहीं होती है टिन? अरे चादर ना टानी क्या आपने? टिन। हाँ जी, कौन सा होता है टिन में? धात्विक ठोस। हाँ वेरी गुड बेटा, धात्विक ठोस। कौन सा हो जाएगा? धात्विक ठोस। सिंपल सी बात है भाई, आपको मैंने बताया था जितनी भी धातु है डियर, जितनी भी धातु है उनमें कौन सा ठोस होगा? धात्विक ठोस। मैंने एग्जाम्पल आपको नहीं रटाए, केवल सिंपल सी बेसिक बात बताई है। मोस्टली टीचर क्या करते हैं? एग्जाम्पल रटा देते हैं, लेकिन मैंने ऐसा आपको नहीं किया है, क्योंकि देखो एग्जाम्पल वो कुछ भी दे सकता है, बेसिक बातें हमको पता होनी चाहिए, तो आसानी से हम जवाब दे सकते हैं। ठीक है भाई? तो दूसरे में कौन सा हो जाएगा अगर अपन बात करें? धात्विक ठोस। वेरी गुड। हाँ जी, अगला है रूबी डीएम। ये भी डी ब्लॉक है भाई। हाँ जी, क्या होगा जवाब? नेक्स्ट स्टूडेंट। हाँ जी, अगला बताइए जल्दी फटाफट, जल्दी बताइए फटाफट, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। और आप मेरी क्लास में हो, और सभी को मैंने उपनाम दे रखा है शेर और शेरनिया, और शेर और शेरनिया तो डरते ही नहीं है किसी से। हाँ जी, क्या चक्कर है? शेर आज चुप बैठे हुए हैं, कहाँ गए ये अनूप? हाँ भाई अनूप। हाँ जी, अरे गया कि यही है? प्रियांशु, प्रियांशु। अच्छा प्रियांशु गया कि नहीं है? सचिन सैनी जी। हाँ सात्विक। जी, क्या होगा इसका आंसर? कौन सा ठोस होगा बेटा? वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो सचिन भैया ने बहुत अच्छा आंसर दिया है, इसका भी क्या होगा? धात्विक ठोस। सिंपल सी बात है, क्यों होगा? क्योंकि धातु है, जितनी भी धातु होती है वो सब क्या होगी डियर स्टूडेंट? धात्विक ठोस। सिंपल सी बात है, ज्यादा सोचने की आवश्यकता ही नहीं है। हाँ जी, अगला आपको बताना है अमोनिया। नेक्स्ट स्टूडेंट जल्दी बताइए फटाफट, अमोनिया। नेक्स्ट स्टूडेंट बताइए जल्दी फटाफट। हाँ जी, अरे इतने स्टूडेंट हैं जुड़े हुए हैं, उनसे बोलिए जल्दी फटाफट, कि मुझे नाम लेना पड़ेगा एक एक करके, कि सामने भाई आप डर रहे हो, मैं कौन सा आपको खा रहा हूं, या मैं आपकी कोई पिटाई कर रहा हूं? भाई पिटाई करना तो मैंने छोड़ दिया, अब पिछली साल ही नहीं पीटा था मैंने किसी को। अपन को तो केमिस्ट्री को हंस हंस के पढ़ना है, नहीं मजा आना चाहिए केमिस्ट्री पढ़ने में। ठीक है भाई? ये नहीं बोरियत महसूस अपन को करनी। जितना ज्यादा आप इंजॉय करके पढ़ोगे ना केमिस्ट्री को, उतनी ज्यादा प्रत्येक चीज क्लियर होगी। और अगर अपन लोड करके पढ़ेंगे तो कोई कुछ भी चीज आपके समझ में नहीं आएगी। ठीक है भाई? हाँ जी, जल्दी बताइए फटाफट, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। आइए मीनाक्षी बेटा जल्दी बताइए फटाफट। मीनाक्षी, क्या होगा? अमोनिया में कौन सा ठोस होगा? अभी अभी बताया था, अमोनिया में कौन सा ठोस होगा? मीनाक्षी। हाँ जी, मुझे ऐसे करना है, एक एक करके नाम लेना पड़ेगा भाई। ये मनीष, मनीष भाई, मनीष भैया। हाँ जी, क्या होगा बेटा? अमोनिया में कौन सा ठोस होगा?
अमोनिया में कौन सा ठोस होगा? अरे गलत सल्त जो भी आता है वो बताओ ना आप, उसका आंसर आपको सही जवाब मिलेगा भाई। आपका हाँ गलत हुआ भाई, अपन जब तक गलती नहीं करेंगे तब तक हम नहीं सीखेंगे भाई। हाँ जी भाई जल्दी बताइए फटाफट। घनश्याम बहुत चुप बैठा हुआ है, जल्दी फटाफट। क्या बेटा? हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस। वेरी गुड। क्या नाम है बेटा आपका? सतेज गुजर। क्या नाम है? हाँ वेरी गुड। तो सितेश बहन ने बहुत अच्छी तरह बताया, बहुत अच्छी तरह से, वेरी गुड बेटा। अगर बात करें देखो अमोनिया, अभी अभी मैंने आपको बताया था अमोनिया की, अगर मैं बात करूं यहाँ पर अमोनिया में कौन सा ठोस होगा? हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस। क्यों? क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बन रहा है किसके बीच? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच। वेरी गुड, बहुत अच्छे। यानी बहुत से स्टूडेंट ने बहुत बारीकी से इसको पढ़ा है, सिंपल सी चीजें हैं ये, ठीक है भाई। यहां से अगर अपन ने ये चीज क्लियर कर ली ना तो 2 नंबर पक्के हैं अपने, अगर इस पोर्शन में से क्वेश्चन आता है आपका तो हर साल रिपीट जरूर होता है इस पोर्शन में से क्वेश्चन, ठीक है भाई। अगला बताना है सिलिकॉन कार्बाइड, जिसका सूत्र मैंने आपको बताया था, याद हो तो SiC, ठीक है भाई। हाँ जी कौन बताएगा अब? सहसंयोजक ठोस है। हाँ वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छे। सहसंयोजक ठोस कौन सा होगा भाई? सहसंयोजक ठोस। सिलिकॉन कार्बाइड के बारे में बताया था, सहसंयोजक ठोस। वेरी गुड, बहुत अच्छे। हाँ जी अगला जल, जल के बारे में बताइए, जल कौन सा ठोस है? हाँ जी आगे बताइए फटाफट। और स्टूडेंट नहीं जुड़ रहे क्या? देख क्या चक्कर है, ये शेर कमजोर हो गए क्या? शेर नहीं आगे निकल गए भाई? मुझे लगता है शेर खामोश बैठे हुए हैं, क्या चक्कर है? अरे घनश्याम क्या हो गया भाई? आवाज ही नहीं आ रही। अनूप गायब हो गया, प्रियांशु गायब हो गया, घनश्याम गायब हो गया, संदीप गायब हो गया, साहिल गायब हो गया, ये सभी खांगे हो गए भाई। हाँ जी सर आयनिक ठोस। जल्दी बताइए। वेरी गुड, बहुत। क्या बताया आपने? जल में कौन सा ठोस होगा? आयनिक ठोस। नहीं बेटा, आयनिक ठोस क्यों होगा आयनिक बताओ? जल ठोस। में आयनिक ठोस नहीं होगा। जल में अभी आपको बताया था मैंने एग्जांपल के लिए, H2 आप देखोगे, ठीक है भाई। H2 आप ये देखोगे, H2 में हाइड्रोजन बन रहा है, तो ये कौन सा है? हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस। क्या है बेटा ये? हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस। तो जल में कौन सा है? हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस। वेरी गुड बेटा, ठीक है भाई। हाँ जी आगे अगला बताइए आप। जिंक सल्फाइड, जिसका सूत्र होता है ZnS। हाँ जी जिंक सल्फाइड। अजी ये शेर सोए हुए हैं क्या भाई? शेरनी आगे निकल रही है भाई, क्या हो रहा है ये? मैं तो शेरों को बहुत ज्यादा समझ रहा था कि भाई इस बार झंडे शेर गाड़ेंगे, तो मुझे क्या पता इस बार शेरनी आगे निकल जाएंगी भाई। चुप बैठे हुए हैं शेर, पता नहीं किसका इंतजार कर रहे हैं। हाँ भाई दिल खुश, अरे दिल तो खुश कर भाई, चुप ही बैठा रहेगा क्या? सिया राम, अरे सिया राम, क्या होगा बेटा इसमें? ZnS, जिंक सल्फाइड। हाँ जी जिंक सल्फाइड कौन सा ठोस होगा ये? धात्विक ठोस। धात्विक ठोस नहीं होगा बेटा। अब ये बताइए, इसमें देखिए, इसको पहचानने के लिए सिंपल सी तरीका देखिए आप। जिंक सल्फाइड आप देख रहे हो, ठीक है भाई। जिंक सल्फाइड एक तो आपकी धातु और एक जो सल्फर वो क्या है? अधातु, यानी धनायन और ऋणायन है डियर, धनायन और ऋणायन। और आपको पता है यदि धनायन और ऋणायन मिल जाए तो कौन सा ठोस होगा? आयनिक ठोस। कौन सा होगा ठोस? आयनिक ठोस। तो इसमें क्या आएगा डियर स्टूडेंट? आयनिक ठोस। यानी एक तरह से अगर अपन बात करें इसमें कौन सा ठोस होगा? आयनिक ठोस, ठीक है भाई, ZnS में। हाँ जी अब बताइए अगला मुझे, बेंजीन। बेंजीन में कौन सा ठोस है? आज शेर पीछे रह रहे हैं भाई, सही जवाब नहीं आ रहा है भाई। हाँ जी आगे बताइए फटाफट। बेंजीन में कौन सा ठोस है? जल्दी फटाफट। अरे भागचंद ये क्या हो रहा है भाई? चुपचाप बैठा रहेगा, कुछ बोलेगा भी कि देखता ही रहेगा क्या? मुझे तो देख लेना, मैं स्कूल में आऊंगा, चिंता मत कर, ठीक है भाई। लेकिन बता तो सही इसका आंसर क्या होगा सही?
बेंजीन अभी भी बताया C6H6, बेंजीन भैया कौन सा ठोस है? बेंजीन कौन सा ठोस है? प्रियांशु ने तो कसम खा रखी है कि मैं नहीं बताऊंगा सर मुझे शर्म आ रही है बताने में। क्यों प्रियांशु, कसम खा रखी है ना? हाँ जी, बेंजीन में अरे अभी बताया था ना आपको C6H6, भाई C6H6 आपको अभी भी मैंने आज स्टार्टिंग में बताया था। क्या बताया था? अध्रुवीय आणविक ठोस। आप देखोगे द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? शून्य होता है। क्या होता है डियर स्टूडेंट? शून्य होता है। ठीक है भाई। अगर बात करें अल्कोहल की, मैं बात करना चाहूं तो अल्कोहल में भी कौन सा होगा? अगर बात करें अल्कोहल में होगा हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस। अल्कोहल में बताया OH जुड़ा होगा अल्कोहल में। ठीक है भाई। अगर लिख रखा है इसमें ग्रेफाइट, ग्रेफाइट कैसा ठोस है डियर स्टूडेंट? सहसंयोजक ठोस है। और जो क्वार्ज है इसमें, ये कौन सा ठोस है? ये भी कौन सा ठोस है? सहसंयोजक ठोस। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं डियर। तो इस तरीके से आप अच्छी तरीके से इसको तैयार कर लेना। तो आपका अगर बात करें इस चैप्टर का एक पोर्शन समाप्त हो चुका है। अगर मैं बात करूं इसका एक अध्याय समाप्त हो चुका है, यानी 30% इस चैप्टर को अपन कंप्लीट कर चुके हैं। अब 70% ये चैप्टर रह रहा है। ठीक है भाई। अब हम जो चीज पढ़ेंगे वो नई चीजें जो पिछली चीजों से बिल्कुल रिलेटेड नहीं है, यानी एक नया टॉपिक अपन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, वो जो कि अपन कल करेंगे। लेकिन एक चीज आप ध्यान रखना, जो मैंने जितना भी आपको बताया है ना, इनका एक तुलनात्मक अध्ययन कभी पूछ लिया जाता है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, पिछले साल मैंने इसी चैप्टर के मेरे जो चैनल है ABC अंकित शर्मा क्लासेज, उस पर एक वीडियो बना रखा। तो वो वीडियो मैं अभी ग्रुप में भेज दूंगा, तो आप उसको देख लेना। जो आपने जितने भी ठोस पढ़े हैं ना, उन सबका उसमें निष्कर्ष है। वो सारणी अगर कोई भी स्टूडेंट अपनी कॉपी में नोट करना चाहता है तो वो नोट कर सकता है, वरना कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि आपने डिटेल से इन सभी में पढ़ लिया, उनके आंसर आसानी से आप दे सकते हो। फिर भी उस वीडियो को आप जरूर देखना, ताकि आपकी प्रत्येक चीज क्लियर हो सके। मैं उन सभी ग्रुप में भेज दूंगा जो कि स्कूल से जुड़े हुए हैं। ठीक है भाई। तो उस वीडियो को भी आप अच्छी तरीके से देखना। कल हम स्टार्ट करेंगे एक नया टॉपिक, जो हमने पिछला पढ़ा है ना, इससे बिल्कुल भी जुड़ा हुआ नहीं है, यानी यहां तक पोर्शन अलग था, एक अब नया अध्याय शुरू होगा अपना। ठीक है भाई। और सभी स्टूडेंटों से यह कहना चाहूंगा, जितने भी स्टूडेंट हैं, जितने भी अपने स्टूडेंट हैं, यानी जितने भी हमारे शेर और शेरनियां हैं, उन सभी को इन्फॉर्म कर दो कि हमारी रेगुलर ऑनलाइन क्लासेज चल रही है। किसकी चल रही है? PCM, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ की। तो सभी स्टूडेंटों को बोल दो कि जो अपन को मौका मिल रहा है इसको आपको दोनों हाथों से लेना है। ठीक है भाई। तो कल आप सभी को फिर 9 बजे क्लास लेनी है केमिस्ट्री की। अब आपकी फिजिक्स की क्लास होगी, आप सभी स्टूडेंट फिजिक्स की क्लास ज्वाइन करें। ठीक है भाई। आपके पास मैसेज आ जाएगा सर का। तो आप सभी स्टूडेंटों से ये कहना है, ये जितना मैंने पढ़ा दिया 30%, इसको अच्छी तरीके से तैयार कर लो। अगर कोई सा भी टॉपिक ऐसा हो जो आपको समझ में नहीं आया, तो जो चैट बॉक्स है उसमें आप लिख देना, सर मुझे ये चीज समझ में नहीं आई है। तो मैं जैसे ही नया टॉपिक स्टार्ट करूंगा तो उस टॉपिक को हल्का सा रिवाइज में कर दूंगा, ताकि कोई भी चीज आपकी ऐसी नहीं रहे जो आपको आती नहीं। ओके डियर स्टूडेंट, कल मिलेंगे अपन कितने बजे? मॉर्निंग में 9 बजे। और अभी मैं आपको एक वीडियो भेज रहा हूं, जो ये जितने भी अगर अपन बात करें, जितने भी ठोस पढ़े, उनका तुलनात्मक अध्ययन। ठीक है भाई। कल मिलते हैं सुबह 9 बजे। ओके डियर स्टूडेंट, गुड लक एंड गुड विश।